बात प्यारे बच्चों, आज हम एक कविता के विषय में जानेंगे जिसका नाम है अट नहीं रही है। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस कविता को पढ़ लोगे, इसके भाव को जान लोगे, तब आप खुद से इसकी व्याख्या करने में समर्थ हो पाओगे। और दूसरा, आप अपने जो मन के भाव हैं उनको शब्दों के माध्यम से दूसरों के सामने रख पाओगे। तीसरा, इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं आप उनको बिल्कुल आसानी से अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख पाओगे। इस कविता में जो कवि हैं वो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये छायावाद के एक प्रमुख कवि रहे हैं। छायावाद में 4 प्रमुख कवियों को स्थान मिला है। उनमें जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो उनमें निराला जी का एक विशेष स्थान रहा है। इन छायावादी कवियों की एक विशेषता ये रही है बच्चों कि इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, यानी कि इन्होंने खड़ी बोली के शब्दों को ज़्यादा प्रयोग किया है और उनको ज़्यादा महत्ता दी है। तो छायावाद में खड़ी बोली को एक प्रमुख स्थान मिला है। इन कवियों ने छायावाद में अपना एक अलग से दौर चलाकर बिना किसी छंदों के बंधन में बंद करके मुक्त रूप से अपनी कविताएं लिखी हैं। अब छायावाद होता क्या है बच्चों? छायावाद जो अपने मन के भाव होते हैं, अंतर्मन के जो भाव होते हैं, उनका बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना होता है। और उस क्षेत्र में इन कवियों ने विशेष काम किया है, विशेष योगदान दिया है। तो इनमें जो कवि निराला हैं, इन्होंने अपना एक अलग से महत्व, एक अलग से स्थान रखा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ था, जो मेदिनीपुर जिला बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी, प्रयागराज में, जो भारत में है। इनकी जो कर्म भूमि माने यहाँ इन्होंने जो काम किया है वो भारत देश में किया था। इनके अलावा जिस विधा पर इन्होंने लिखी हैं वो कविताएं भी लिखी हैं, खंडकाव्य भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, समीक्षा भी लिखी है, उपन्यास भी, कहानियां भी, आलोचना भी। अर्थात हिंदी साहित्य के लिए निराला जी एक विशेष संपदा के रूप में रहे हैं। अर्थात इन्होंने अपना एक विशेष योगदान दिया है और हम सबको इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। चलिए अब थोड़ा सा कविता के पाठ के बारे में जानते हैं। उससे पहले इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जब आपको थोड़ा बहुत समय मिले, आप या फिर आप थोड़ा सा समय निकाल करके इन कविताओं के बारे में जानना, आपको इन कवि और इस कविताओं के बारे में और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया बच्चों कि उपन्यास, आलोचना और कहानियों में भी निराला जी की प्रसिद्ध ख्याति रही है। अर्थात इन्होंने अपना एक विशेष स्थान बनाया है। अब आज हम जिस कविता के बारे में जानेंगे उस कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आसमान में एक अलग से हरियाली होती है, सुहावना होता है, हल्की हल्की बारिश के बाद का जो समय होता है वो कितना प्यारा होता है, वो सबके मन को कितना अच्छे से भाता है। तो यहाँ पर एक विशेष महीने की फाल्गुन की बात की गई है। फाल्गुन का महीना हमारे जो 12 महीने माने गए हैं उनमें से एक आता है और ये होली के आसपास का समय माना गया है। जो हमारे हिंदी में जो महीना है मार्च का, उस महीने और फरवरी के बीच और मार्च के बीच का समय माना गया है फाल्गुन को। अब इस पाठ का थोड़ा सा प्रवेश जान लेते हैं हम अट नहीं रही कविता का, कि कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। प्रकृति की व्यापकता अर्थात जो पूरी प्रकृति है उसमें किस तरह का नज़ारा है, उसकी क्या विशेषता है, कितनी सुंदर वो लग रही है, उसका बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता में वर्णन किया है। होली के समय जो महीना होता है उसे फाल्गुन कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि फरवरी के बीच से लेकर मार्च के बीच तक का जो समय है वो फाल्गुन का होता है। और बच्चों, ये तो आप अपने जीवन में हर साल देखते होंगे इस समय को, जो ये पूरा समय है ये कितना प्यारा होता है। तो और जो कवि हैं वो तो प्रकृति के बहुत अच्छे कवि रहे हैं, छायावादी कवि जितने भी हैं, लेकिन निराला जी ने तो प्रकृति के ऊपर अपनी एक विशेष कविताएं लिखी हैं। तो इनका प्रकृति से एक विशेष लगाव था, जुड़ाव था। अब
थोड़ा आगे जानते हैं। उन्होंने इस कविता में उस महीने में यानी कि फाल्गुन महीने में प्रकृति एवं मानवीय मन में होने वाले बदलावों को बड़ी ही सुंदरता से दिखाया है। अर्थात जो पर्यावरण में बदलाव होते हैं और उनको देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा है। फाल्गुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, अर्थात आपने देखा होगा उस नई नई घास आती है, हल्के फुल्के फूल जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं पेड़ों पर, डालियों पर, वो आते हैं तो बहुत देखकर बहुत अच्छा लगता है। फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं और उनको देखकर हमारा भी मन करता है कई बार कि काश हम भी उन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ पाएं और जो ये पूरा जो दृश्य है, पूरा जो वातावरण है उसमें हम अच्छे से जी पाएं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फाल्गुन के गीत होरी फाग इत्यादि गाने लग जाता है। अर्थात जब हम खुश होते हैं तो हम कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं। वही भाव यहाँ पर कवि ने हमारे सामने इस कविता में रखे हैं। चलिए कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही है। प्यारे बच्चों, अट का अर्थ है समाना, यानी कि आप उसको इंक्लूड करना। आप कोई चीज़ देखते हो जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आती है, आप उसको देखते ही रहते हो, अर्थात आपका मन नहीं भरता। तो यहाँ पर जो वातावरण है, जो दृश्य है, उसको देखकर जो कवि है वो अपने आप में उस वातावरण में समा नहीं पा रहा है, अर्थात वो उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा, उसको देखते रहना चाहता है। आभा फागुन की तन, अर्थात आभा होती है औरा, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कहते हो चमक, किसकी? फाल्गुन महीने की। अर्थात जो फाल्गुन महीने की जो पूरा जो दृश्य है उसकी जितनी चमक है, जितना उसका औरा है, आभा है, वो अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रहा है कवि। सट नहीं रही है, सट का अर्थ भी वही है, समा नहीं पा रहा है, अर्थात वो जो पूरा वातावरण है, पूरा जो पूरे का पूरा प्रकृति है वो इतनी प्यारी लगती है कि वो चाहकर भी उसमें खुद को समा नहीं पा रहा है। अब देखना जरा, यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि कवियों ने अलंकारों का, छायावादी जो कवि हैं उन्होंने अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। कहीं सांस लेते हो। अब बच्चों, आपको मानवीकरण अलंकार पता है कि मानवीकरण मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है जड़ पदार्थों को, ठीक है। तो कहता है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेने से यहाँ पर अभिप्राय ये है बच्चों कि जब हवा चलती है तो हवा के साथ पूरे वातावरण में जो मीठी मीठी सुगंध होती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है और वो हर घर में हर दिशा तक पहुँचती है। तो लगता है कि वो हर घर उस सुगंध से, उस मिठास से भर गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया है कवि ने। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम, नभ आकाश का पर्यायवाची है, अर्थात उड़ने को, अर्थात आसमान में उड़ने को आप क्या करते हो? पर कर देते हो। पर यानी कि पंख से लगा देते हो, अर्थात हमारा मन करता है कि हमारे पास भी अगर पंख होते तो हम आसमान में बड़ी ऊंचाई तक उड़ के और इस पूरे वातावरण में जो दृश्य है उसका आनंद ले पाते। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब देखना जरा, जो दृश्य है फाल्गुन का, यही शक्ति है, काव्य शक्ति है, यहाँ पर काव्य सौंदर्य है निराला जी का, कि उन्होंने शब्दों को मानवीय क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। इन्होंने शुद्ध जो आम बोलचाल की भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी कविता में गेयता है और संगीतात्मकता भी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ कहते हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अर्थात जब मैं इस पूरे वातावरण को देखता हूँ, इस पूरे मौसम को देखता हूँ जो मेरे आसपास चारों तरफ है, तो मैं चाहकर भी जो मेरी आँख है यानी कि जो मेरी नज़रें हैं मैं उनसे हटा नहीं पा रहा हूँ, अर्थात इतना प्यारा लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस महीने की बात की गई है वो फाल्गुन का महीना है और ये इसको आप अपने जीवन से जोड़कर देखना कि जब फरवरी और मार्च के बीच में जो समय होता है उसमें कितना सुंदर दृश्य होता है। तो आप इस कविता से खुद को और ज़्यादा अच्छे से जोड़ पाओगे, कवि से आप अपना संबंध सा बना पाओगे। तो आप इसको देखना अपने जीवन से। इसकी व्याख्या देखो जरा
कि अट नहीं रही है कविता में। कवि कहता है कि फाल्गुन के महीने की कांति कहीं भी समा नहीं पा रही है। फाल्गुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। अर्थात इस महीने में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जो भी पूरा दृश्य है, उस सारे का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। अर्थात वो कितना प्यारा है वो दृश्य, उससे कवि चाहकर भी अलग नहीं कर पा रहा खुद को, और उसका जो रूप सौंदर्य है उसको समा नहीं पा रहा है। ठीक है, कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। सर्वत्र सुंदर और मन को भाने वाले नज़ारे बिखरे हुए हैं, वे सभी एक मन से नहीं बसाए जा सकते, एक मन में नहीं बसाए जा सकते। आगे कवि कहते हैं कि निराला जी फाल्गुन को संबोधित करते हैं कि हे फाल्गुन, जहाँ कहीं भी यह सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। फाल्गुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फाल्गुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और खुशी के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। अर्थात जो मौसम हो वो होता ही इतना प्यारा है कि आप खुद में महसूस करना कि हम चाहते हैं कि उसको समाए लेकिन समा नहीं पा रहे। हम बाहर घूमना चाहते हैं, उस दृश्य को देखना चाहते हैं, आँख हटाते हैं लेकिन हटा नहीं पाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर कवि ने उसका अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, अब दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना जरा, अब जो पेड़ पौधों पर जो परिवर्तन होते हैं उसके विषय में बात करते हैं निराला जी कि पत्तों से लदी डाल, अर्थात जो पेड़ की टहनियाँ हैं, डालें हैं, वो पत्तों से लद गई हैं। लदने का अर्थात भर गई हैं। उसमें कहने का भाव है कि नए नए पत्ते आ गए हैं, कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात कहीं पे हरी है और कहीं पर वो लाल है। मंद कहीं पड़ी है उर्में, कहीं पड़ी है उर्में, उर यहाँ पर हृदय के लिए प्रयोग किया गया है बच्चों। अर्थात जो डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं, उनमें जो लताएं हैं, जो पत्तों की लताएं होती हैं, तो उनमें ऐसा लग रहा है कि वो गले में माला सी पहनी हुई है उन्होंने। ठीक है, और वो मंद गंध पुष्पमाल, मंद यानी कि बिल्कुल धीमे धीमे, गंध यानी कि सुगंध, पुष्पमाल, पुष्पमाल का भाव है यहाँ पर पुष्प यानी कि फूलों की माला। अर्थात ऐसा लग रहा है जब हम टहनियों को देखते हैं कि उन्होंने अपने गले में फूलों की एक माला पहनी हुई है जिसमें मीठी मीठी गंध आती है यानी कि सुगंध आती है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है बच्चों जगह जगह यानी कि सब जगह। शोभाश्री, शोभाश्री यानी कि वो सुंदर दृश्य है। पट नहीं रही है अर्थात वो समा नहीं पा रहा है। कहने का भाव ये है यहाँ पर कवि का, निराला जी का, कि जो चारों तरफ जो सुंदरता है, जो दृश्य है, वो इतना प्यारा है कि कवि उसको अपने अंदर समा नहीं पा रहा है। तो ये इस पूरी कविता का भाव था बच्चों। आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि इस पूरी कविता में एक फाल्गुन महीने को विशेष महत्व दिया गया है और उसी के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर कवि खुद निराला जी भी फाल्गुन महीने से खुद को अलग नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसीलिए कवि ने उनका बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर इस कविता में हमारे सामने वर्णन किया है। अब देखो जरा कि यहाँ निराला जी कहते हैं कि फाल्गुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई जाती है। पेड़ों की डालियाँ हरे और लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित हो जाती हैं। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि वह किसी भी जगह पर समा नहीं पा रही है। अर्थात हर जगह एक जैसा दृश्य है, कवि चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर पा रहा। आप खुद भी जब ऐसा कोई दृश्य देखते हो तो आपका मन करता है कि आप उसको बार बार देखते रहो, आप खुद से उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये भाव था यहाँ पर। अब इनका थोड़ा सा जो शिल्प सौंदर्य है निराला जी का, उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों कि निराला जी काव्य शिल्प की दृष्टि से उच्च कोटि का रहा है। ठीक है, उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है। अर्थात उन्होंने किसी कोई एक विशेष परिपाटी में चलकर अपनी कविता नहीं लिखी है, उन्होंने एक अलग तरीके से, और यही छायावाद की विशेषता भी है बच्चों। ठीक है, उनकी भाषा में गेयता है। गेयता यानी कि जब आप उन कविताओं को पढ़ते हो तो आप उनको गुनगुनाने लग जाते हो।
उन्होंने सामान्यतः संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी उन्होंने अन्य भाषा के शब्दों से परहेज नहीं किया है। उन्होंने काव्य में मानवीकरण अलंकार का बहुलता से प्रयोग किया है। मानवीकरण जैसे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो इत्यादि पंक्तियों में। ठीक है, तो ये इनका शिल्प सौंदर्य था। अब शब्द संपदा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अट का अर्थ होता है बच्चों समाना। अट का अर्थ होता है समाना या प्रविष्ट, यानी कि खुद के अंदर उसको समाहित करना। पाट जगह जगह। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट यानी कि समा नहीं रही है। और उर हमारा हृदय यानी कि मन। तो यहाँ पर ये शब्द संपदा थी इस कविता की। अब इसके जो हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, इसके जो प्रश्न है मैं आपके सामने बोलता हूँ कि छायावाद की एक विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है लिखना है हमें। ठीक है, आप लिख सकते हो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, यानी कि बाहर का जो दुनिया है उससे अपने अंतर्मन के भावों का हमने सामंजस्य बिठाया है यहाँ पर। दूसरा, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि इस समय फाल्गुन के महीने में जो पूरा दृश्य होता है, पूरे वातावरण का जो दृश्य होता है, आप उसको लगातार देखते रहते हो, आप उससे चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाते। क्यों? क्योंकि वो इतना प्यारा होता है। हर जगह हरियाली छाई रहती है, पेड़ पौधों पर नए नए फूल आते हैं, हर हल्की हल्की मीठी मीठी सुगंध आती रहती है वातावरण में, हवा के साथ में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है, अर्थात जो प्रकृति है वो किन किन रूपों में समाई हुई है। वो फूल पेड़ पौधों के रूप में समाई हुई है, वो सुगंध के रूप में समाई हुई है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो। फिर आगे है अंतिम कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। प्यारे बच्चों, फाल्गुन के महीने में जो परिवर्तन होते हैं, जो आप देखते हो, अर्थात नए नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, सुगंध का वातावरण रहता है, जो मौसम है उसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, अर्थात जो पूरा दृश्य है उसका आपने वर्णन करना है। इसीलिए इसको बाकी सभी जो ऋतुएं होती हैं, जो मौसम होते हैं, उनसे अलग किया गया है। तो ये प्रश्न अभ्यास थे, ये हमने पुनरावृत्ति की है। अब इसके ये उत्तर थे बच्चों, ये आप अपने जब आप इस कविता को पढ़ा है तो आप बिल्कुल अच्छे से इनका उत्तर भी दे सकते हो। अब आपके लिए एक छोटा सा इस कविता में गृह कार्य यानी कि होमवर्क है, जिसको आप सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो यह बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो क्योंकि आपने अभी कविता पढ़ी है। दूसरा, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। ये आप लिखते हैं क्योंकि आप अपने जीवन में देखते हो इस चीज़ को। बच्चों, आप एक काम करना, आप जो हिंदी की जो कविताएं हैं उनको अपने जीवन से जोड़ कर देखो, तो आप उनके जो भाव हैं, जो अर्थ हैं, उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि जो कवि हैं वो अपने शब्दों के माध्यम से ही हमारे सामने इन कविताओं को रखते हैं, जो अपनी बात है उनको कहना चाहते हैं। तो आप खुद से भी इसका प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, कविता का सार अपने शब्दों में आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क या गृह कार्य है। इसके लिए आप विकिपीडिया की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसकी सहायता ले सकते हो, गूगल की सहायता ले सकते हैं। और अभी आपने मेरे साथ इस कविता की व्याख्या पढ़ी है, इस कविता के बारे में और कवि के बारे में थोड़ा सा जाना है। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय तिबड़ी छावनी गुरदासपुर से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। शुभ दिन।